इस पाठ को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे वो वीडियो तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, प्लेलिस्ट का लिंक है, प्लेलिस्ट से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने बहुत डिटेल से इस चैप्टर को, इस पाठ को पढ़ाया था, जिसके एक एक लाइन को हमने पढ़कर और उसका अर्थ भी समझाया था। ठीक ना। अगर फिर भी आपको वीडियो ना मिले डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक ना। बाकी आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे ना, इस पाठ के जितने भी प्रश्न उत्तर है उनको समझेंगे। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने ये तारा आपको बनाना है। ठीक ना। उसके सामने क्या बनाना है, तारा बनाइए। ठीक ना। तो देखिए पहला प्रश्न है कि हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है। ठीक ना। तो अगर आप लोग यहाँ पे इसको पढ़िएगा ना, ऊंचा खड़ा हिमालय, आकाश चुमता है, नीचे चरण तले झुक, नीचे चरण तले झुक, नित सिंधु झूमता है। तो जो सिंधु है ना, उसी की बात हो रही है। जो भारत के ये निचला हिस्सा होता है, यहीं पे हिंद महासागर होता है, तो उसी के लिए यहाँ पे जो शब्द आया है ना, सिंधु आया है। ठीक ना। तो यहाँ पे आप किसको टिक कीजिएगा, किसके सामने स्टार बनाना है, तो इसके सामने, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा। ठीक ना। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करें कि मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा होगा। ठीक ना। तो देखिए इसमें ना महापुरुषों के बारे में बताया गया है, फिर प्राकृतिक की सराहना भी किया गया है, भारतीयों की वीरता का व्याख्या भी किया गया है, कुल मिलाकर भारत की प्रशंसा की गई है। यानी इसका राइट आंसर ये होगा। ये सब भी किया गया है लेकिन वो सब इसमें ही आएगा, भारत की प्रशंसा में ही आएगा। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत की प्रशंसा हो जाएगा। ठीक ना। बाकी देखिए इसके आगे क्या कर रहा है प्रश्न में, आगे पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। करे कि अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुना। जैसे आपने यहाँ पे सिंधु चुना, तो सिंधु क्यों चुना आपको ये बताना है। और यहाँ पे आपने इस प्रश्न में मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई, आप ये क्यों चुने, इन तीनों को क्यों नहीं चुने। ठीक ना। तो इसके कारण में आप लोग लिखिएगा, हम लिख कर लाए हैं, इसको आपको हम दिखा देते हैं। देखिए कुछ प्रश्नों को हमने लिख कर लाए हैं पहले से, कुछ को हम आपके सामने लिख कर बताएंगे। ठीक ना। देखिए यहाँ पे इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, इसके उत्तर में लिखिएगा कि प्रश्न 1 का उत्तर कविता की निम्न पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है। जैसे नीचे चरण तले झुक, नित सिंधु झूमता है, तो सिंधु का मतलब क्या हो गया, हिंद महासागर। ठीक ना। तो यहाँ पे उसके आगे देखिए, भारत के चरणों में हिंद महासागर है। चरणों में मतलब भारत की जो ऐसे नक्शा है ना, तो यहाँ पे क्या है, हिंद महासागर है, जिसे कविता में सिंधु कहा गया है। बहुत आसान है, इससे आसान आंसर नहीं हो सकता। सबसे छोटा आंसर हमने लिखा है। बाकी आपको अच्छा लगा हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। ठीक ना। ठीक ना। कारण जो पूछ रहा था ना, उसमें यहां से लेकर यहां तक आपको लिखना है। जैसे यहाँ तो क्या पूछ रहा था कि अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने यही उत्तर क्यों चुना है, यानी सिंधु को ही क्यों चुना, आपको ये बताना है। तो ये बताने के लिए आपको क्या करना है, इतना लिख लेना है कि प्रश्न 1 का उत्तर कविता के निम्न पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है, और उसके बाद ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक ना। बाकी चलिए अब हम लोग इसको बताते हैं कि इसका आंसर हमने भारत की प्रशंसा की गई है क्यों चुना। ठीक ना। तो इसके लिए आप लोग को क्या लिखना है, देखिए इसके लिए आप लोग लिखिएगा, प्रश्न यहाँ पे दिख रहा है, प्रश्न 2 के उत्तर के लिए नदियां, प्रश्न 2 के उत्तर के लिए नदियां, महासागर, हिमालय तथा अन्य जन्मे महापुरुषों आदि का वर्णन है। इन लोगों का वर्णन है। और ये लोग कहाँ जन्मे हैं, नदी, महासागर, हिमालय कहाँ है, तो भारत में ही है।
ठीक ना। तो कह सकते हैं कि भारत की प्रशंसा की गई है, भारत की प्रशंसा की गई है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपने ख के भी उत्तर लिख दिए, ठीक ना। ख में यही पूछ रहा था कि आपने 1 नंबर प्रश्न और 2 नंबर प्रश्न में 2 ही ऑप्शन क्यों चूज किया था, क्यों इन्हीं को सही किया था आपने, ये बात आपसे इसमें पूछ रहा था, ठीक ना। तो आप बता दिए। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक ना। यहाँ पे प्रश्न है मिलकर करे मिलान, ठीक ना। यहाँ पे आप सभी को मिलकर और मिलान करना है, ठीक ना। देखिए क्या है, पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इनके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं, जैसे कि हम आपकी सहायता कर ही रहे हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको इससे मिलाना है, यानी इधर जो है ना, जो शब्द है उसको उसके अर्थ से मिलाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अर्थ को समझते हैं और उसके बाद शब्द को मिला देंगे उससे, ठीक ना। इधर से मिलाना थोड़ा सा ये कठिन हो जाएगा, बट अगर इधर से पढ़कर इधर मिलाते हैं ये थोड़ा आसान रहेगा, ठीक ना। देखिए एक प्रसिद्ध, बाकी आप इधर से भी कर सकते हैं। देखिए एक प्रसिद्ध महापुरुष बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, प्रचारक कौन थे, तो वो थे गौतम बुद्ध। एक प्रसिद्ध महापुरुष बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध को आप देखेंगे सबसे नीचे यहाँ पे 10 नंबर पे दिख रहे हैं, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, आपको क्या करना है ना कि 1 नंबर को यहाँ पे दिखेगा ना जी, आपको जो 1 नंबर है ना इधर वाला, या फिर ऐसे बोल दीजिए कि जो 10 नंबर है इसको कैसे हम मिलान करें, आपको इससे मिलाना है गौतम बुद्ध को, ठीक ना। एक बार हम ऐसे ही करते हैं, ठीक, यहीं पे करते हैं, इसको मिलाइएगा 10 नंबर वाला से, ठीक ना। उसके बाद देखिए वसुदेव के पुत्र वासुदेव कौन थे, तो यहाँ पे श्री कृष्ण हो जाएगा, ठीक ना इसका आंसर। तो इसको मिलाना है आपको 7 नंबर से। भारत की प्रसिद्ध नदियां, भारत की प्रसिद्ध नदियां कौन है, हिमालय है, बिल्कुल नहीं है, त्रिवेणी है, नहीं है, मलय पवन है, नहीं है, सिंधु है, नहीं है, गंगा यमुना है, ठीक ना। तो भारत की प्रसिद्ध नदियां कौन सी है, गंगा यमुना, यानी इसको आप लोग मिलाइएगा 5 से, ठीक ना। उसके बाद देखिए 3 नदियों की मिली हुई धारा संगम, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिवेणी बोलते हैं। त्रि मतलब 3, वेणी मतलब नदी। तो 3 नदियों की मिली हुई धारा संगम किसे कहते हैं, तो त्रिवेणी। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी इसको मिलाना है 2 नंबर वाला से, ठीक ना। उसके बाद देखिए श्री रामचंद्र का एक नाम दशरथ के पुत्र, श्री रामचंद्र का एक नाम कौन सा है, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखिएगा रघुपति, रघुपति इन्हीं को बोला जाता है, श्री राम जी को, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 6। उसके बाद देखिए दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मलय पवन, ठीक ना, यानी इसको मिलाइएगा 3 से, दिख रहा है ना जी। उसके आगे देखिए एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्री भगवत गीता, इनमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे, ठीक ना। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गीता ही बोलते हैं, ठीक ना, भगवत गीता। तो देखिए गीता कहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, इसको आप लोग कौन से नंबर से मिलाइएगा, 9 नंबर से, ठीक ना। समुद्र एक नदी का नाम है, समुद्र और एक नदी का नाम है, क्या नाम है, तो सिंधु जो है ना एक समुद्र का भी नाम है और नदी का भी नाम है। तो यहाँ पे 4 नंबर से मिलाइएगा, ठीक ना। जनक की पुत्री कौन है, तो सीता है, यानी इसको मिलाइएगा 8 नंबर से, ठीक ना। भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वत माला, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो हिमालय पर्वत बोलते हैं, ठीक ना, यानी ये हो जाएगा 1 नंबर से, इसको मिलाइएगा, ठीक ना। तो आप हमको लग रहा है खुद से अब कर लीजिएगा, क्योंकि इतना आसान हम कर दिए, केवल अब मिलाना है या फिर सामने सामने लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखिएगा 1 नंबर डालकर हिमालय, हिमालय, और इसको मिला दीजिएगा इससे, भारत की उत्तरी, ऐसे पूरा लिखिएगा, ठीक ना। या फिर आप लोग केवल नंबर डाल सकते हैं कि 1 नंबर को मिलाना है हमें 10 नंबर से, ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला पंक्ति देखिए क्या है, पंक्तियों पर चर्चा कीजिए। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है,
उन्हें ध्यान से पढ़िए, ठीक ना, इसे ध्यान से आपको पढ़ लेना है और इन पर विचार कीजिए, आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। आपने अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए, ठीक ना। आपको क्या करना है कि इस पे आपको विचार करना है, अपने दोस्तों से बात करना है कि इसका अर्थ क्या हो सकता है, ठीक ना, और अपने कॉपी में लिखना है, ठीक ना। हम पढ़ते हैं कि वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए हम लिख कर लाए, बाकी आपको अपने क्लास में अपने साथियों से अपने कक्षा में चर्चा जरूर करना है, ठीक ना। लिखिएगा यहाँ पे कि इस भूमि ने केवल संतों को ही नहीं, केवल संतों को ही नहीं बल्कि वीरों को भी जन्म दिया है। किसको जन्म दिया है? वीरों का। यानी यह बुद्ध भूमि ही नहीं है केवल, ये युद्ध भूमि भी है। यानी यहाँ पे केवल संत ही जन्मे नहीं है बल्कि बड़े बड़े योद्धा भी, सम्राट भी यहाँ पे जन्मे हैं, ठीक ना। उसके बाद कहते हैं कि और मुझे गर्व है कि यह मेरी जन्मभूमि है। मतलब कवि यहाँ पे कह रहे हैं, ये नहीं दिखा क्या, कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे इस बात की गर्व है कि यह मेरा जन्मभूमि भी है, ठीक ना। एक बार फिर से, इस भूमि ने केवल संतों को ही जन्म नहीं दिया, ठीक ना, बल्कि वीरों को भी जन्म दिया है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे केवल गौतम बुद्ध ही नहीं जन्मे हैं, मतलब शांत स्वभाव के वो थे, एकदम शांत शांत रहना चाहते थे। यहाँ वीर भी जन्मे, जैसे सम्राट अशोक और भी बहुत सारे वीर लोग, ठीक ना। और मुझे गर्व है कि यह मेरी भी जन्मभूमि है, ठीक ना। तो इस पंक्ति का मतलब यही होगा, ठीक ना। तो आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं, इसको अगर आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक ना। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले लाइन में देखिए यहाँ पे क्या है, आगे है कि सोच विचार के लिए, ठीक ना, आपको सोचना है, विचार करना है, उसके बाद यहाँ पे उत्तर देना है। कविता को एक बार फिर से पढ़िए, कविता को एक बार फिर से आपको पढ़ना है और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखना है, ठीक ना। जैसे कोयल कहाँ रहती है, बताइए कोयल कहाँ रहती है, तो आपने इस कविता को फिर से पढ़िएगा तो पता चल जाएगा, उसीलिए ये बोला है कि कविता को फिर से पढ़िए। देखिए यहाँ पे लिखा है कि अमराइया घनी है कोयल पुकारती है, क्योंकि कोयल अमराई में यानी आम के बागानी में रहती होगी, तभी ना आम के बागानी से पुकार रही है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, इसको हम लिखवा देते हैं, ठीक। इसको हम यहाँ पे क्या लिखिएगा, जब लिखा है कि कोयल पुकारती है, क्या लिखा है कि कोयल, हाँ, कोयल कहाँ रहती है, सॉरी पुकारती है नहीं, कोयल कहाँ रहती है, तो लिखिएगा कोयल अमराइयों में रहती है, ठीक ना। लिख देते हैं कोयल, छाप लीजिए यहाँ से कोयल घनी अमराइयों में रहती है, ठीक ना। और दूसरे के लिए देखिए, दूसरा में क्या है, तन मन कौन संवारती है। तो अगर आप लोग यहाँ पे पढ़िएगा इस लाइन को यहाँ पे पढ़िएगा, बहती मलय पवन है तन मन संवारती, तो कौन संवारता है, तो मलय पवन, ठीक ना। तो यहाँ पे उसी बात को लिख देना है। अगर आप लिख ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है, वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ से छापिए कि तन मन मलय पवन सवारती है, ठीक ना। बहुत आसान था। तीसरा के लिए देखिए, तीसरा में क्या है, तीसरा में झरने कहाँ झरते हैं, झरने कहाँ झरते, तो बताइए। तो यहाँ पे अगर इस लाइन को आप पढ़िएगा तो यहाँ पे देखिएगा, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, झरने कहाँ झरते हैं, तो पहाड़ियों में। तो इसी को यहाँ पे लिख दीजिएगा। अगर कविता को फिर से पढ़िएगा ना, यहाँ पे बोल दिया है कि कविता को एक बार फिर से पढ़िए, जैसे ही फिर से पढ़िएगा सभी का आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखना है कि झरने पहाड़ियों में झरते हैं। कहाँ झरते हैं, झरने पहाड़ियों से झरते हैं। प्रश्न पूछा था झरने कहाँ से झरते हैं, तो झरने पहाड़ियों से झरते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था, तो श्री कृष्ण ने, जब आप ये लाइन पढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे
श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, ठीक ना। तो इसी को यहाँ पे लिखना है कि श्री कृष्ण ने क्या सुनाई थी, तो श्री कृष्ण ने वंशी और पुनीत गीता का ज्ञान सुनाया था, ठीक ना। श्री कृष्ण ने वंशी और पुनीत गीता का ज्ञान सुनाया था, ठीक ना। उसके आगे देखिए, गौतम ने किसका यश बढ़ाया। तो अगर आप लोग ये वाली लाइन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयंश बढ़ाया, मतलब बहुत अच्छा, नहीं दिखा जी, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयंश बढ़ाया मतलब बहुत अच्छा नाम बढ़ाया, मतलब बहुत अच्छा नाम किया। तो किसका नाम किया, भारत में जन्म लेकर, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखिएगा यश और सुयश का मतलब वही होगा, ठीक ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि गौतम ने भारत भूमि, यानी भारत भूमि मतलब भारत का भूमि, यानी भारत देश का भूमि, तो लिखिएगा गौतम ने भारत भूमि का यश बढ़ाया, ठीक ना। यानी भारत देश का क्या किया, यश उसने बढ़ाया, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि गौतम ने, यहाँ पे जन्म ना लिखें, यहाँ पे लिखा ना गौतम ने किसका यश बढ़ाया, तो गौतम ने भारत भूमि का यश बढ़ाया। बाकी लिख भी सकते थे कि जन्म लेकर भारत भूमि का यश बढ़ाया, बाकी ऐसे भी सही है, लिखिएगा छोटा आंसर हो जाएगा। इसे लॉन्ग भी जितना लॉन्ग करना चाहे उतना हो सकता है, हम सबसे छोटा लिखवा रहे हैं आपको, ठीक ना। तो लिखिएगा कि गौतम ने भारत भूमि का यश बढ़ाया, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। बाकी चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे ख नंबर में कर रहे हैं, ख नंबर में क्या करे कि नदियां लहर रही है, पग पग छहर रही है, मतलब नदियां लहर रही है, पग पग छहर रही है। तो जो लहर का अर्थ होता है क्या होता है, पानी का हिलोड़ा, मौज, उमंग, वेग, जोश, ये सब क्या है, लहर का अर्थ होता है। जैसे आप लोग, जैसे कि हम उस कविता को पढ़ा रहे थे तो ये भी बताए थे, लहरिया काट जो बाइक चलाता है वो किस चीज के लिए, मतलब मौज शब्द के लिए यूज होता है कि लहर में एकदम मतलब मौज में चला रहा है, ठीक ना। उसके बाद देखिए छहर का अर्थ होता है विखरना, छितराना, छिटकाना या फिर फैलना, ठीक ना। इसको हम लोग छहर बोलते हैं, ठीक ना। तो कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए। आपको फिर से कविता पढ़ना है और इस दो लाइन से पूछा जा रहा है आपसे कि कहाँ कहाँ छटा छहर रही है और किसका पानी लहर रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे ये वाली लाइन पढ़ेंगे, गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। तो देखिए किस कहाँ छटा छहर रही है, तो पग पग, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे, सबसे छोटा आंसर हम लिखवा रहे हैं। बाकी इसको और भी कोई टीचर अलग तरीका से लिखवा रहा है तो वो भी सही है, क्योंकि इसके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हम सबसे छोटा लिखवा रहे हैं, कोई बड़ा लिखवा दे, ठीक ना। तो ख का जो पहला है ना उसके हल में लिखिएगा, क्या लिखिएगा उसके उत्तर में कि पग छटा छहर रही है, ठीक ना। प्रश्न में पूछा था कहाँ छटा छहर रही है, तो पग पग मतलब हर एक कदम पे छहर रहा है, ठीक ना। उसके बाद किसका पानी लहर रहा है, तो किसका पानी लहर रहा है, तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो गंगा यमुन त्रिवेणी, देखिए यहाँ पे यमुन लिखा है ना, हमने पिछले वीडियो में यमुना ही पढ़ा था, बट यहाँ पे आगे आप जब इस प्रश्न को हल कीजिएगा ना तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने सोचा था ना कि ये मिस्टेक है, यहाँ पे एक आकार छूट गया है, बट यहाँ पे छोड़ के ही लिखा गया है, क्योंकि कविता का इससे क्या होता है, लय मिलता है, ठीक ना। हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। बाकी इसको आप लोग यमुन पढ़ेंगे न कि यमुना। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा किसका पानी लहर रहा है, तो गंगा यमुना और त्रिवेणी लिखिएगा, गंगा यमुना त्रिवेणी का पानी लहर रहा है, या फिर
या फिर इन तीन नामों के जगह ये भी लिख सकते हैं गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक ना, त्रिवेणी का मतलब तीन नदियां होता है, तो गंगा यमुना यहाँ पे लिखा है और त्रिवेणी यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो उससे सरस्वती का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। या फिर अगर स्पेशल लिखना चाहते तो गंगा यमुना और सरस्वती लिखिए, त्रिवेणी को हटा दीजिए। ठीक ना, तो गंगा यमुना सरस्वती का पानी लहर रहा है। ठीक ना, और उसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कविता की रचना, कविता की रचना जैसे गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही है। देखिए यहाँ पे फिर से शब्द आ रहा है यमुन, यमुन इसको पढ़ेंगे, यमुन शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है। ठीक ना, इसका अर्थ यमुना है बट यहाँ पे लिखा गया है यमुन। देखिए गंगा यमुन त्रिवेणी, यमुन कोई शब्द नहीं होता है, यमुना होता है। यमुना का मतलब क्या होता है? नदी होता है। गंगा यमुना का मतलब होता है नदी, बट यहाँ पे लय के लिए थोड़ा पढ़ने में लय आए इसलिए यहाँ पे यमुन लिखा गया है। कभी आगे बोल रहे हैं नदी के लिए आया है, मतलब यमुना नदी के लिए आया है, इसका मतलब यमुना ही होगा। ठीक ना, यमुन का मतलब यमुना नदी ही होगा। कभी कभी कविता की लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से शब्द को थोड़ा बदल देते हैं। ठीक ना, यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी। ठीक ना, आपको जो विशेष बातें दिखाई दे उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे सबसे ऊपर इस कविता का एक शीर्षक है। ठीक ना, क्या शीर्षक है? मातृभूमि। तो उसके बारे में आपको उसमें क्या आपको विशेष दिख रहा है उस पर चर्चा करना है, उसके बारे में लिखना है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, हम लोग इसको क्या पढ़ देते थे? यमुन लिखा था, हमने यमुना पढ़ दिया था क्योंकि हम लोग को लगा कि शायद मिस प्रिंटिंग हो, आकार छूट गया हो। ठीक ना, बाकी वहां पे लिखा था यमुन ही। तो इसी प्रकार से और भी इस कविता में आपको क्या विशेष दिख रहा है उसको आपको लिखना है और कक्षा में चर्चा करना है दोस्तों के साथ। बाकी यहाँ पे एक शीर्षक की बात हुई है तो शीर्षक पे हम चर्चा करते रहे। जैसे इस कविता का शीर्षक क्या है? मातृभूमि है। ठीक ना, तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है प्रश्न में कि इसमें क्या खास बात है, आप बता दीजिए। आपको मातृभूमि शीर्षक में कोई विशेष बात दिख रही है तो आप यहाँ पे लिखिएगा, इसके उत्तर में यहाँ पे लिखिएगा। क्या लिखिएगा? यहाँ पे लिखिएगा जैसा कि कविता का शीर्षक मातृभूमि अपने में विशिष्ट है, मतलब अपने आप में एक अलग है, खास है। ठीक ना, क्योंकि दुनिया में किसी भी देश को माता नाम से नहीं पुकारा जाता। मातृभूमि का मतलब होता है माँ के समान भूमि, और दुनिया में किसी भी देश को माता नाम से नहीं पुकारा जाता सिवाय भारत भूमि के, यानी भारत देश के अलावा कहीं नहीं पुकारा जाता। जहां माता शब्द आ जाए वो गर्व और सम्मान का भाव स्वतः जागृत हो जाता है। ठीक ना, तो इसके हल में, इसके उत्तर में आपको इतना लिख लेना है। ठीक ना, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। बाकी चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, आगे है यहाँ पे मिलान करने वाला है। ठीक ना, फिर से आपको मिलान करना। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्ति दी गई है, मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। ठीक ना, यहाँ पे क्या है ना कि कुछ पंक्ति दिया गया है जो आपको एक जैसा लग रहा हो, जिसका अर्थ आपको समझ में आ रहा हो, उसको क्या करना है? स्तंभ 1 से स्तंभ 2 में मिला देना है। देखिए वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यहाँ आम के घने उद्यान हैं जिसमें कोयल आदि पक्षी चहा रहे हैं। मैं उस भूमि पर जन्म लिया, वह भूमि मेरी माँ समान है। तो वह जन्मभूमि मेरी यानी जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ जन्म लिए, वह भूमि मेरी माँ समान है। तो देखिए इसको आप लोग इससे मिलाइए, क्योंकि वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि, मातृभूमि मतलब यहाँ पे माँ के समान भूमि, तो ये इसका अर्थ ये है। तो आपको इसको इससे मिलाना है, यानी 1 नंबर को किससे मिलाइएगा? 2 नंबर से मिलाइएगा। चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में, यहाँ आम के घने उद्यान है जिसमें कोयल आदि पक्षी चहा रहे हैं। तो इसको आप इससे मिलाइएगा तो हो जाएगा गलत, क्योंकि इसमें कोयल की बात हुई है न कि चिड़िया केवल। ठीक ना, यहाँ पे चिड़िया है। तो आगे पढ़िए, इसको तो आपने इससे मिला दिया। वहां की जलवायु इतनी सुखदायी है कि
पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रही है, ठीक ना। तो इसको आप इससे मिलाइएगा, ठीक ना। इसका आंसर 3 नंबर होगा, इसको इससे मिलाइएगा, न कि इससे। अमड़ाइया घनी है कोयल पुकारती है। अब देखिए अमड़ाइया मतलब आम के बागान घने हैं, यहाँ आम के घने उद्यान है, उद्यान मतलब बगीचा। तो इसको आप लोग को यहाँ से मिलाना, क्योंकि ये लाइन मिला है, अमड़ाइया मतलब आम का बागान, जो कि यहाँ पे मिला, ठीक ना। जिसमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रही है, तो इसको अब आप यहाँ से मिलाएंगे, ठीक ना, क्योंकि कोयल मिल गया, ठीक ना। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर इसका आंसर होगा, यानी 1 नंबर से इसको मिलाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसको भी हल करना था, बाकी आप कर चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अनुमान या कल्पना से आपको अनुमान लगाना है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है और अनुमान लगाना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक ना। देखिए अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। अमड़ाइया घनी है, यानी आम के उद्यान घने हैं, यानी बगीचे घने हैं। कोयल पुकारती है, कोयल उसमें क्या करती है, पुकारती है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोयल क्यों पुकार रही होगी, ठीक ना, किसे पुकार रही होगी, कैसे पुकार रही होगी, आपको अब बताना है, सोचना है कि क्या हो सकता है इसका आंसर, ठीक ना। तो इसका आंसर जो हम बताएंगे वही नहीं होगा, इसका आंसर 1 से अधिक होगा। हम जो लिख कर रहे हैं केवल यही नहीं है, इसका आंसर में आप ये लिख सकते हैं कि कोयल शिकारी को देखी होगी, ठीक ना, कोयल शिकारी को देख ली होगी, इसलिए क्या कर रही होगी, पुकार रही होगी। दूसरा प्रश्न इसी में पूछ रहा है कि किसे पुकार रही होगी, तो अपने साथियों को पुकार रही होगी, अपने साथियों को पुकार रही होगी, ठीक ना। यहां तक इसका भी आपने हल कर लिया। उसके आगे देखिए कैसे पुकार रही होगी, तो अपनी मधुर और विशिष्ट मतलब खास जो कू करके ध्वनि निकालती है ना, उस ध्वनि से पुकार रही होगी, ठीक ना। ध्वनि की पिच मतलब वो जो कू बोलती है, तो उसकी पिच और लय और गति से कोयल के इरादे और भावनाओं को व्यक्त कर सकती है, कोयल के इरादे और भावनाओं को व्यक्त कर सकती है। देखिए मतलब क्या है ना कि वो जो कोयल कू ही करके हमेशा पुकारती है, चाहे वो किसी भी चीज के लिए बुलाए, शिकारी आ जाए या फिर ऐसे बुलाए, ठीक है, वो हमेशा कू ही करती है, ठीक ना। तो उसमें क्या होता है ना कि दूसरा जो कोयल उसकी साथी होगा, उसको उसकी भावनाएं समझ में आ जाएगी कि वो कोयल आखिर में क्यों बुला रही है, परेशानी में है या फिर खुशी से बोल रही है। वो उसके पीच से समझ में आ जाता है, उसकी जो कू, वो तो बोलेगी कू ही कू करके, लेकिन वो उसके पीच जो होता है ना कि तीखा आवाज है या फिर मधुर आवाज है, उसको उससे ही पता चलता है, ठीक ना। वो कोयल दूसरा कोयल समझ जाएगा। जैसे हम लोग भी तो बोलते हैं, तो हम लोग आपस में समझ नहीं लेते हैं बात को, ठीक वैसे ही वो लोग भी अपने उसका ट्रिक होगा कि हमारी कैसा ध्वनि निकालना है जब हम लोग विपत में रहे, मतलब संकट में रहे, तो कैसे बोलना है, क्योंकि उन लोगों को कू ही बोलना है। तो कू कैसे बोलना है संकट के टाइम पे, खुशी के टाइम कैसे बोलना है, तो वो लोग समझते हैं, ठीक ना। तो वही बात है कि पिच और लय क्या करती है, उसके इरादे और भावनाओं को व्यक्त कर सकती है कि कू का मतलब यहाँ पे क्या है, वहां पे क्या है, ठीक। शायद आप समझ रहे हैं। तो इसके उत्तर में इतना लिखिएगा, बाकी चलिए आगे। बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। पवन किसका तन मन संवारती है, ठीक ना, वह यह कैसे करती है, ठीक ना। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, इसके उत्तर में क्या लिखिएगा कि हर उस व्यक्ति का तन मन संवारती है, हर उस व्यक्ति का तन मन संवारती है जो उसकी शीतलता और ताजगी का अनुभव करता है, ठीक ना। शीतलता मतलब ठंडक, ताजगी मतलब एकदम ताजा ताजा, ठीक ना, का अनुभव करता है, उसका क्या कर देती है, तन मन संवार देती है। वह यह कैसे करती है, क्योंकि यह शीतल, शुद्ध और सुगंधित होती है, इसलिए यह बहुत आसानी से कर पाती है, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका भी आपने उत्तर लिख दिया, ठीक ना। एक बार पूरे प्रश्नों के उत्तर देख लीजिए, इन दोनों का एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक ना, कोयल वाला भी और ये जो पवन वाला है उसका भी, ठीक। बाकी चलिए आगे हम लोग देखते हैं। शब्दों के रूप, नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई है, इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। देखिए इसे करने के लिए आपको शब्दकोश की सहायता लेना है या फिर अपने शिक्षकों या फिर अपने साथियों का सहायता लेना है। तो चलिए हम आपको सहायता करते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे दी गई पंक्ति को पढ़िए। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है,
इन पंक्तियों में पग शब्द 2 बार आया है, इसका अर्थ है हर पग या हर कदम पर। शब्दों के ऐसे ही कुछ जोड़े नीचे दिए गए हैं, इसके अर्थ लिखिए। जैसे आपको स्पेस पे दिया गया है, देखिए घर घर, तो घर घर का मतलब क्या हुआ? जैसे पग पग का मतलब हुआ कि हर पग या फिर हर कदम, तो वैसे ही घर का मतलब, घर घर का मतलब हुआ कि हर घर, ठीक ना। इसे क्या बोल सकते हैं कि हर घर या फिर प्रत्येक घर, ठीक ना। तो अगर आप लोग यहाँ पे लिखना चाहें, यहीं पे लिख दे क्या, हम यहाँ से छाप लीजिएगा प्रत्येक घर, या फिर लिख सकते हैं कि हर घर मतलब सभी के घर। बाल बाल, देखिए बाल बाल जो एक सर का बाल होता है, तो अगर उसकी बात हो रही होगी, माथे में जो बाल होता है उसकी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रत्येक बाल, ठीक ना। और अगर ये हो एक बार, ये भी तो हो सकता है कि जैसे ओ माय गॉड हमने बाल बाल बच गए नहीं तो आज हम स्वर्ग में रहते। जैसे कोई नहीं बोलता है कि नहीं जी हम तो आज बाल बाल बच गए, नहीं तो आज हम मर गए रहते। तो वही बात यहाँ पे क्या कि बाल बाल मतलब कि कठिनाई से, मतलब कठिनाई से बच गए, नहीं तो आज हम चले गए रहते, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखिएगा कठिनाई, कठिनाई से। अगर सर की बाल की बात हो रही होगी, तब यहाँ पे लिखना है कि प्रत्येक बाल, इसमें से एक बाल लेना है और ये शब्द लगा देना है, उसके हो जाएगा प्रत्येक बाल। बाकी अगर वो वाली बाल की बात हो रही है तो कठिनाई से ये भी लिख सकते हैं। देखिए सांस सांस मतलब हर एक सांस या प्रत्येक सांस, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं हर एक सांस। देश देश, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रत्येक देश या फिर हर एक देश, ठीक ना। उसके आगे देखिए पर्वत पर्वत, तो आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक पर्वत, ठीक ना। उसके बाद देखिए ख में कि वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं, ठीक ना। नए नए शब्द बनाए गए हैं, आप भी कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ पता कीजिए। संकेत यहाँ पे दिया है, जैसे तप में आप भूमि जोड़ दीजिए तो तपोभूमि मतलब तपस्या की भूमि। देव में भूमि जोड़िए तो देव भूमि यानी देवताओं की भूमि। भारत भूमि, जन्म भूमि, कर्म भूमि, कर्तव्य भूमि, मरुभूमि, मलय भूमि, मल भूमि, यज्ञ भूमि, रण भूमि और रंग भूमि, रण भूमि, सिद्ध भूमि, ठीक ना। ऐसे करके आपको बनाना है। अगर आप बना ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना रहे तो चलिए हम बना रहे हैं, आप छापना शुरू कीजिए। देखिए कैसे बनाइएगा, इस पे तो सब अटेगा नहीं, इस पे 6 ही अटेगा, ठीक ना। अगर आप लोग यहाँ से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि तप में आप जब भूमि जोड़ दीजिएगा, त और प, तप में जब भूमि जोड़िएगा तो तपोभूमि हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। देखिए जब तप में भूमि जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये मात्राएं लग जाती हैं। अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे होता है ना तप प्लस भूमि, इनको जोड़िएगा तो यहाँ पे बनेगा तपोभूमि, ठीक ना। ये ओ की मात्रा यहाँ पे आता है, ठीक ना। ये सही शब्द हुआ। अगर आप केवल यहाँ पे लिखते हैं तप भूमि तो ये गलत है, ठीक ना। तपोभूमि होता है, ठीक ना। तो जब आप ऐसे जोड़ जोड़ के बनाइएगा तो ऐसे आप लोग 6 ही बनाइएगा। बाकी हम सभी को यहाँ पे बना देते हैं। आप लोग क्या कीजिए ना, हम आधा ही लिखते हैं। जैसे आपको ऐसे लिखना है तप प्लस भूमि, तो इससे जो नया शब्द बना यहां पे लिखेंगे, क्या बना, तपो भूमि। और इसका अर्थ क्या हुआ उसको आपको इधर लिखना है, ठीक ना। इसका अर्थ क्या हुआ, तपस्या वाली भूमि, तपस्या का स्थान या फिर तपस्या वाली भूमि, ठीक ना। ऐसे लिखना है, ठीक। हम केवल यहाँ पे वाले शब्द को लिखेंगे, इधर वाला को आपको लिखना है, ठीक ना। खुद से ये लिखना है। तो देखिए उसके बाद देखिए जब देव में भूमि को जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा देव भूमि। और इसका अर्थ क्या होता है, तो देवताओं की भूमि। जैसे देवगढ़ हो जाएगा या फिर उत्तराखंड में भी है, ठीक ना। तो देवताओं की भूमि ये हो जाएगा। या फिर उसके आगे देखिए अब है भारत भूमि,
भारत में भूमि जोड़ दीजिए तो भारत भूमि हो जाएगा। भारत देश की भूमि, ठीक ना, आप लोग को दिख रहा है ना ये सब। उसके बाद देखिए इसी में अब आपको क्या लेना है, जैसे भारत भूमि ले लिए ना, तो अब जन्म, जन्म को जोड़िए यहाँ पे, जन्म। तो जन्म में भूमि जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, जन्मभूमि। तो जन्मभूमि का मतलब क्या होता है, जन्मभूमि का मतलब होता है वह स्थान जहां जन्म हुआ। जैसे आपका जन्मभूमि क्या हो जाएगा, तो आपने जहां जन्म लिया था उस स्थान को आप बोलेंगे कि वो जन्मभूमि है आपका, ठीक ना। इसी प्रकार से आगे बढ़िए, इतना को लिख लीजिए, लिखना है तो उसके बाद हम मोड़ते हैं, नहीं तो दिख नहीं रहा, ठीक ना। तो ऐसे हम इसको मोड़ेंगे और उसके बाद हम आगे के प्रश्नों को हल कराएंगे। जन्मभूमि तक हुआ ना जी, उसके बाद कर्मभूमि। तो कर्मभूमि क्या हो जाएगा, तो वह भूमि या फिर कार्य करने की भूमि, जहां हम लोग कार्य करते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कर्मभूमि। उसके आगे देखिए कर्तव्य। इन दोनों शब्द का मतलब सेम ही होता है, ठीक ना। कर्म भूमि या फिर कर्तव्य भूमि लगभग सेम होता है, तो दोनों के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं काम करने या फिर कार्य करने का स्थान या फिर भूमि, ठीक ना। दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए मरुभूमि का मतलब होता है रेतों की भूमि, ठीक ना। मरु का मतलब होता है रेगिस्तान या फिर रेतीली भूमि, ठीक ना। तो इसका हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग अब जोड़ भी लीजिएगा, ठीक ना। चाहे हम वीडियो को रोकते हैं और इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको हम समझाते हैं, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने यहाँ तक समझाया था, उसके बाद था मरुभूमि, ठीक ना। यहाँ तक हमने समझाया था ना, इसके पहले तक हमने आपको समझा दिया था कर्तव्य भूमि तक। अब देखिए मरुभूमि, मरुभूमि का मतलब होता है रेगिस्तान, ठीक ना, या फिर रेतीली भूमि, ठीक ना, उसे हम लोग बोलेंगे मरुभूमि। अब देखिए मलय भूमि क्या होता है, तो ऐसी भूमि जहां चंदन के वन हो, जैसे मलय पर्वत, वहां पे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग मलय भूमि बोलेंगे। अब मल्ल भूमि क्या होता है, तो जहां कुश्ती हो, कुश्ती का मैदान हो या फिर कुश्ती वाला स्थान हो, ठीक ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मल्ल भूमि, ठीक ना। उसके बाद देखिए यज्ञ भूमि, यज्ञ भूमि क्या होता है, वो स्थान जहां यज्ञ होता हो, ठीक ना, जहां क्या हो, यज्ञ हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यज्ञ भूमि बोलते हैं, ठीक ना। उसके बाद यज्ञ के बाद क्या है, रंग, रंग भूमि का मतलब होता है कि उत्सव मनाने वाला भूमि, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा रंग भूमि, ठीक ना। उसके बाद देखिए रणभूमि, रणभूमि का मतलब क्या होता है, तो रणभूमि का मतलब होता है युद्ध या लड़ाई का मैदान, ठीक ना, या फिर स्थान, ठीक, तो हो जाएगा रणभूमि। अब देखिए एक लास्ट है सिद्ध भूमि, क्या होता है, तो आपके इसका देखिए दो मतलब हो सकता है कि ऐसा भूमि जहां लोगों को सिद्धियां प्राप्त हुई हो, ठीक ना, सिद्धियां मतलब सफलता, या फिर वह जगह जहां साधु संतों की तप करके सफलता या फिर सिद्ध पाई हो। दो इसका मतलब हो सकता है, कोई भी एक लिख सकते हैं। जैसे पहले वाला लिखिएगा कि ऐसा भूमि जहां लोगों को सिद्धियां प्राप्त हुई हो, ठीक ना। सिद्धियां आप ऐसे लिखेंगे, ये खुद से लिख लीजिएगा, थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं। सिद्धियां आपको ऐसे लिखना है, क्या लिखिएगा, लिखिएगा कि ऐसी भूमि जहां लोगों को सिद्धियां प्राप्त हुई हो, या फिर एक और हम लिख देते हैं यहाँ पे, वह जगह जहां साधु संतों ने तप करके सफलता या सिद्धि पाई हो, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसको भी आपने, इसका भी उत्तर लिख लिया, ठीक ना, इसका भी हल कर लिया, ठीक ना। तो यहां से लेकर यहां तक था, आप लोग पूरा को एक बार देख सकते हैं। इतना पहले ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और इतना लेना चाहे तो इधर नीचे ले सकते हैं। बाकी चलिए उसके आगे देखिए प्रश्न में क्या करे, थोड़ा भिन्न थोड़ा समान। नीचे दी गई पंक्ति को पढ़िए, जग को दया सिखाई, जग को
दिया दिखाया। एक बार फिर से यहाँ पे पढ़ते हैं, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। ठीक ना। अब देखिए इस पे कैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न है कि दया और दिया, दो शब्द आए थे ना, दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन इस एक मात्रा के कारण शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल गया है। आप भी अपने समूह से मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिसमें केवल एक मात्रा का अंतर हो, जैसे घड़ा और घड़ी। घड़ा का मतलब हुआ पानी उसे रखने वाला होता है घड़ा, और घड़ी का मतलब हुआ जो हाथ में बांधते हैं फिर दीवार पे रहता है। ठीक ना। और दया का मतलब होता है करुणा, और दिया का मतलब होता है वो जो दिया आप लोग हम नहीं पूजा करते हैं, दिया जला कर वो वाला। ठीक ना। तो इसमें आप देख रहे हैं ना कि एक मात्रा से अर्थ कैसे बदल जा रहा है। ठीक ना। तो वैसे शब्दों के बारे में अगर आप जानते हैं तो आपको क्या करना है, दोस्तों के साथ चर्चा करना है और लिखना है। ठीक ना। हम यहाँ पे कुछ शब्द लिख देते हैं, जैसे अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फल जो आप लोग खाते हैं और इसी में ऐसे कर देते हैं तो ये हो जाता है फूल। देखिए मात्रा, छोटा से मात्रा, इस केवल मात्रा की वजह से इन दोनों का अर्थ चेंज हो गया। ठीक ना। उसी प्रकार से दल, और आप लोग देखे होंगे दाल भी हो जाएगा। तो छोटे से मात्रा से क्या होगा, दल मतलब एक समूह और दाल मतलब जो आप खाते हैं। या फिर ऐसे कर सकते हैं दाल और दिल। देख रहे हैं छोटे से मात्रा से इसका अर्थ बदल जा रहा है। वैसे ही धन और धुन, धन का मतलब पैसा और धुन का मतलब जो म्यूजिक में धुन होता है। ठीक ना। उसी प्रकार से आप देखेंगे कल या फिर काल, तो यहां पे भी देखेंगे तो दोनों में थोड़ा सा कहीं अंतर है। उसी प्रकार से जल और जाल, तो जल का मतलब पानी और जाल मतलब जिसमें शिकारी कुछ किसी पक्षी या फिर जानवर को फंसाता है, उसे हम लोग जाल बोलते हैं। ठीक ना। उसी प्रकार से पल और पुल। ठीक ना। उसके बाद पड़ या पार। ठीक ना। उसी प्रकार से बल, हम कुछ लिख देते रहे, आपको भी सोचकर लिखना है। बल मतलब शक्ति, बोल मतलब जो हम लोग बोलते हैं। दाम, कितना दम बारे तोरा में, और दाम मतलब पैसा, कितना दाम बा। उसके बाद बात और बत्ती। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है तो आप लोग जरूर लिखिएगा। अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, इतना काफी है और इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक। इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं कि कल और कुल मतलब सभी, और कल मतलब जो आने वाला कल या फिर बीता हुआ कल। ठीक ना। तो ये भी लिख सकते हैं, आपको खुद से इस पे सोचना है और लिखना है। ठीक ना। तो इस प्रकार से आपने यहाँ तक हल कर लिया। अब चलिए पाठ से आगे अगर हम चाहते तो इसको अलग वीडियो में हल कराते, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो चुका है। ठीक ना। बाकी फिर भी हम बहुत फास्ट इसको हल करा रहे हैं। देखिए पाठ से आगे, आपकी बात। इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं, वह स्थान आपको कैसा लगता है, उस स्थान की विशेषताएं बताइए। ठीक ना। प्रत्येक संकेत यहाँ पे देखिए, प्राकृतिक के बारे में बताना है कि वहाँ की नेचर कैसी है, और खान पान क्या है, वहाँ के लोग क्या खाते हैं, लिट्टी चोखा या फिर और कुछ खाते हैं या फिर दाल भात खाते हैं। उसके बाद जलवायु, वहाँ के वातावरण कैसा है, प्रसिद्ध स्थान क्या है, वहाँ पे घूमने वाला स्थान क्या है, इस सब के बारे में आपको बताना है। तो देखिए हम तो नहीं जानते कि आप कहाँ पे रहते हैं, भारत के किस हिस्सा में रहते हैं। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं कि झारखंड में रहते हैं कि बिहार की, उत्तराखंड की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़, हमको तो नहीं पता। तो आप ये खुद से लिखेंगे। ठीक ना। क्योंकि हम तो जानते नहीं कहाँ रहते, नहीं तो हम जानते तो फिर आपको हम बता देते। ठीक ना। तो आपको क्या करना है, खुद से लिखना है इसको। उसके बाद देखिए अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए। अपने परिवार के जैसे मम्मी पापा भैया या फिर किसी दोस्त के बारे में लिखिए। उसकी कौन सी बातें आपको अच्छी लगती है, ये भी आपको खुद से लिखना है। हम तो नहीं जानते हैं कि आपका मित्र कौन है या फिर भाई, इस सब के बारे में नहीं जानते, तो ये 2 प्रश्न आपको खुद से लिखना है। ठीक ना। बाकी चलिए उसके आगे देखिए, वंशी से। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। वंशी
वांसुरी को कहते हैं। वंशी किसे कहते हैं? तो वांसुरी जो होता है उसको वंशी कहा जाता है। यह मुंह से फूंककर बजाया जाने वाला एक वाद्य यानी बाजा है। नीचे फूंककर बजाए जाने वाले कुछ वाद्यों के चित्र दिए गए हैं, इनके नाम शब्द जाल, यहाँ पे जो है शब्द जाल है, से खोज कर और सही चित्र के नीचे लिखिए। वाद्यों के नाम का शब्द जाल, यहाँ से आपको शब्दों को खोजना है और खोज के इन सभी के नीचे लिखना है, ठीक ना। इसमें हम आपका हेल्प कर सकते हैं। देखिए इसको बोला जाता है अलगोजा। तो अलगोजा आपको क्या करना है ना कि इसमें खोजना है, कहीं दिख रहा है तो आप अगर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहां से लेकर यहां तक ये हो जाएगा इसके आंसर, ठीक ना। यहाँ पे अ लिखा हुआ है, ल लिखना है और फिर से गो लिखना है और जा लिखना है, हो जाएगा इसका हल। उसके बाद देखिए इसको क्या बोलते हैं, सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में, इसके बारे में सभी को पता होना चाहिए। आप लोग नागिन फिल्म देखे होंगे, ठीक ना, उसमें ये रहता है। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है बीन, यहाँ पे केवल न हो जाएगा। तो इसमें भी आपको खोजना है कि वो कहाँ पे है, तो वो यहाँ पे है, दिख गया ना बीन। अब चलिए इसके आगे देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसी को तो हम बांसुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांसुरी बोलते हैं, ठीक ना। तो इसमें पहले देख लीजिए बांसुरी है या नहीं, तो यहाँ पे देखिए बांसुरी है, ठीक ना। तो अब बा यहाँ पे लिखा हुआ है, सु ऐसे लिखना है और री ऐसे कर देना है, बांसुरी है, पूरा नाम हो गया। इसको क्या बोलते हैं बताइए? तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगी, ठीक ना। तो देखिए इसमें कहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक ना। तो यहाँ पे केवल ऐसे लिख देना है, हो जाएगा इसका हल। उसके बाद देखिए इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं सहनाई या फिर सहनाई ही बोलते हैं, ठीक ना, सहनाई बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखिएगा स तो पहले से लिखा है, ह लिखना है, ना और ई लिखना है, सहनाई हो जाएगा। इसमें खोजिए तो है सहनाई, यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बाकी उसके बाद देखिए इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है नादस्वरम बोला जाता है, ठीक ना। तो बाद में इसको लिख लेंगे, पहले इसको लिखते हैं। भ और न से क्या हो सकता है? तो भंकोड़ा हो सकता है, भंकोड़ा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे। तो इसका पहले नाम लिखिए भंकोड़ा। और इसको तो हम लोग शंख बोलते हैं, सबको पता होना चाहिए। तो शंख देखिए यहाँ पे है, शंख यहाँ पे है ना, तो इसका नाम लिख दीजिए शंख। और बाकी जो ये बचा ना, नादस्वरम हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ से लेके इसको लिखिएगा, इसमें से लेना होगा। ये जो ना है ना, वो दोनों के लिए, ठीक ना। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो ना है वो सहनाई के लिए भी है और नादस्वरम के लिए भी है, ठीक ना। तो यहाँ पे इसको लिख दीजिएगा द, उसके बाद स व, उसके बाद र और म। तो इस प्रकार से इसको आपने हल कर लिया, ठीक। और इधर भी आप एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं, और इधर देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं। बाकी चलिए आज की पहेली, यहाँ पे कुछ पहेली है, देखते हैं क्या है। आज हम आपके लिए एक अनोखी पहेली लाए हैं। नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं, आप इन्हें मिलाकर कोई सार्थक शब्द बनाइए। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो। अक्षरों को आगे पीछे किया जा सकता है, यानी उनका क्रम बदला जा सकता है। आप अपने मन से किसी भी अक्षर के साथ कोई मात्रा आपको भी लगा लेना है, मात्रा भी लगा सकते हैं। पहला शब्द हमने आपके लिए पहले से बना दिया है, पहला शब्द एक बना दिया गया। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या है ना कि कुछ यहाँ पे दिए गए हैं अक्षर, उनसे मिलाकर एक शब्द बनाना है। आगे पीछे शब्द को कर सकते हैं और मात्रा लगा सकते हैं। तो देखिए इसने क्या किया ना कि यहाँ से म उठाकर लिख दिया, ठीक ना, ह उठाकर लिखा और एक मात्रा भी खुद से लगा लिया है, क्योंकि मात्रा आप खुद से लगाएंगे। जैसे आ का मात्रा यहाँ पे लगा दिया, फिर स को उठाकर यहाँ पे लाया और आ का मात्रा लगा दिया। उसके बाद ग को उठाकर लाया, फिर र को उठाकर लाया, तो ये हो गया महासागर। तो वैसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है कि इन सभी शब्दों से एक नए शब्द बनाना है, इन सभी अक्षरों से एक ऐसा शब्द बनाना है ना कि जिसका कुछ अर्थ हो। जैसे महासागर का मतलब आप लोग समझते हैं, जैसे हिंद महासागर यानी समुद्र, ठीक ना। तो वैसे ही ह म य और ल, ये जो अक्षर दिए गए हैं, इससे आपको क्या करना है, एक शब्द बनाना है जिसका अर्थ भी होने चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ह, और देखिए हमें आप क्या कर सकते हैं, मात्रा भी लगा सकते हैं। तो हम इधर से लगा देते हैं ही। उसके बाद हम लिख देते हैं म,
उसके बाद हम एक आ का मात्रा दे देते हैं, क्योंकि मात्रा आपको देना है जो कि प्रश्न में बोला है, आप दे सकते हैं। उसके बाद हम इसको ले लेते हैं, यानी ल को लेते हैं, उसके बाद य को लेते हैं, तो ये हो जाता है हिमालय। ठीक ना। उसी प्रकार से ग, न और गा। ठीक ना। यहाँ पे हमने क्या लिया, ग था जो उसको लिया और एक न का मात्रा दिया, और उसके बाद यहाँ पे ग लेकर उसमें आ की मात्रा दिया, हो गया गंगा। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे भ र त लिखा है, भ त र लिखा है। ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, भ लेंगे और आ का मात्रा देंगे, उसके बाद र लेंगे और त लेंगे, तो हो जाएगा भारत। ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे ल क य लिखा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क देंगे और ओ का मात्रा दे देंगे। ठीक ना। उसके बाद य देंगे और ल दे देंगे, तो हो जाएगा कोयल। उसके बाद देखिए यहाँ पे व न प है, तो बताइए तो इसको हम क्या बना सकते हैं, तो यहाँ से प लीजिए, न लीजिए, व लीजिए, हो जाएगा प व न, पवन मतलब हवा। ठीक ना। तो इस प्रकार से आपको करना था, बहुत आसान था। ठीक ना। आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा तो बहुत मजा आ जाएगा। ठीक ना। उसके आगे देखिए, झरोखे से आप अपने विद्यालय में वंदे मातरम गाते होंगे। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचा गया था। यह संगीत स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। भारत में इसका स्थान जन गण मन के समान है। क्या आप इसका अर्थ जानते समझते हैं? आइए आज हम पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं, फिर समूह में चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि वंदे मातरम भी दिया गया है और उसका अर्थ भी दिया गया है, आपको खुद से पढ़ लेना है, क्योंकि देखिए वीडियो लॉन्ग हो रहा है, हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। देखिए उसके आगे देखिए, ये आपको खुद से पढ़ना है और उस पर यहाँ पे कुछ दिया गया है कि साझी समझ। आपने मातृभूमि कविता को भी पढ़ा, जो इस पाठ का नाम था मातृभूमि, उसमें जो कविता थी उसको आपने पढ़ा, और वंदे मातरम को भी जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ा। ठीक ना, को भी पढ़ा। अब कक्षा में चर्चा कीजिए और पता लगाइए कि इन दोनों में कौन कौन सी बातें एक जैसी है और कौन कौन सी बातें कुछ अलग है। आपको ये खुद से कक्षा में चर्चा कर लेना है। ठीक ना। और उसके बाद देखिए, खोजबीन के लिए नीचे पाठ से संबंधित कुछ रचनाएं दी गई हैं। इन्हें पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से पढ़े, देखे व समझे। स्वाधीनता की सरगम वंदना के इस स्वर में, ठीक ना, स्वरों में ना हाथ एक शास्त्रों, ये आपको इंटरनेट पे सर्च करके पढ़ लेना है। ठीक ना। पुष्प की अभिलाषा, यह महिमामय अपना भारत। ठीक ना। देखिए इसमें से पुष्प की अभिलाषा को केवल हम यहाँ पे अर्थ समझा देते हैं, बाकी इन दोनों को आपको इंटरनेट पे सर्च करके देख लेना है। ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्या है कि पढ़ने के लिए जो पुष्प की अभिलाषा है इसको हम समझा दे रहे हैं, जो कि यहाँ पे ये दिया था। ठीक ना। तो इसको हम समझा दे रहे हैं, बाकी दो को आपको खुद से कर लेना है। देखिए पुष्प की अभिलाषा, अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा। जैसे आपकी भी कोई ना कोई इच्छा होगी, अभिलाषा होगा, तो अभिलाषा का मतलब भी इच्छा ही होता है। तो देखिए एक पुष्प की अभिलाषा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पुष्प की अभिलाषा यानी पुष्प की क्या इच्छा है, यानी फूल, पुष्प मतलब फूल, एक फूल की क्या इच्छा होती है यहाँ पे लिखा गया है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, मतलब मेरा चाह ऐसी नहीं है कि मैं सुंदर स्त्रियों या फिर भगवान जो होते हैं, भगवान के समान जो स्त्री होती है जैसे सीता या फिर कोई और स्त्री जिसके गहनों में गूथा जाऊं, ऐसी मेरी चाह नहीं है, पुष्प कह रहा है। ठीक ना। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, मैं प्रेमी माला में भी गूंथना नहीं चाहती, जो माला होता है उसमें भी। ठीक ना। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, मेरी चाह यह नहीं है कि सम्राट यानी राजाओं के सर, राजाओं के सौ यानी उनकी डेड बॉडी जो होती है, यानी वो जो उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर पे भी मैं डाला जाऊं, ऐसी मेरी चाह नहीं है कि मैं राजाओं के सौ पे डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ भाग्य पर इठराऊं, मेरा चाह ये भी नहीं है कि जो भगवान यानी देवते होते हैं उनके सर पे मैं चढ़ भाग को इठराऊं, कि सब लोग उनके चरणों में गिरते हैं, भगवान के पैरों पे पड़ते हैं। मेरी चाह ये भी नहीं है कि मैं उनके सिर पे रहूं। ठीक ना। लोग जिसके पैर छूते हैं उनके सिर पे भी रहने का मुझे इच्छा नहीं है। ठीक ना। मुझे तोड़ देना वनमाली, उसके बाद फूल कहता है कि मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ पे देना तुम फेंक। वनमाली जो क्या होता है कि फूलों की देखभाल करता है, उसको पानी देना, सफाई करना, फूलों को तोड़ता भी है वही। ठीक ना। तो मुझे तोड़ देना वनमाली, वनमाली से कहता है कि उस पथ पे देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, मतलब जिस पथ से
वीर लोग जाएं, जैसे आर्मी वाले लोग यहाँ पे आपको दिख रहा है, उस पथ पे तुम देना फेंक, मतलब ये पुष्प की अभिलाषा है, ठीक ना। देख रहे हैं, पुष्प इतना चीज नहीं चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि जो मातृभूमि की रक्षा के लिए जो वीर लोग हैं शीश चढ़ाने जा रहे हैं, अपने जान को बलि देने जा रहे हैं, उन लोगों के जिस राह से जाएंगे उन राह पे भले फेंक देना मुझे, लेकिन यहाँ मुझे कोई इच्छा नहीं है, ठीक। तो इसको लिखे हैं मक्खनलाल चतुर्वेदी ने। तो इस प्रकार से ये चैप्टर खत्म हुआ, इसके पूरे हमने एक्सप्लेन किया, एक एक लाइन को आपको हमने समझाया है। जब हमने पाठ को पढ़ाया था उस टाइम भी आपको एक एक लाइन को समझाया था। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, और देखिए एक कमेंट आप लोग कीजिएगा कि आपके स्कूल में कौन कौन से अभी बुक चल रहे हैं। जल्दी ही हम लोग उन सभी बुकों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो जरूर आप लोग कमेंट करके जाइएगा कि आपके स्कूल में कितने बुक हैं, ठीक ना, कितने बुक हैं, आपको ये कमेंट करके जाना है उनके नाम को, ठीक ना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके अगले ये जो अध्याय है ना, कौन सा अध्याय है, तो गोल जो है ना, इसको पढ़ेंगे दूसरे अध्याय को, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं उसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।